तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमे किंग। आज मैं एक नया मानवा लेके आया हूँ जिसका नाम है द लोन स्पेलकास्टर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हमें सियोल बस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो फ़ोन पर अपने बॉस के साथ बात कर रहा होता है। एमसी बोलता है, हाँ बॉस, चिंता मत करो, अभी बस आने वाली होगी। हाँ, मैं मीटिंग में टाइम से पहुंच जाऊंगा। बॉस बोलता है, सुनो ये बहुत बड़ी डील है, कुछ गड़बड़ मत करना। एमसी बोलता है, हाँ बॉस। बॉस बोलता है, ये डील पक्की होनी चाहिए, नहीं हुई तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तभी वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है और स्पेस क्रैक हो जाता है और सब डर गए होते हैं क्योंकि वो क्रैक में से पूरी गोब्लिन आर्मी निकल रही होती है। फिर सब डर के मारे चिल्ला कर बोलते हैं, ये तो डंजन आउटब्रेक है, जल्दी यहाँ से भागो। फिर कहानी सुनाने वाला बोलता है, डंजन आउटब्रेक एक ऐसा फिनोमेनन है जहाँ पे डायमेंशनल गेट ओपन्स होते हैं, जहाँ से मॉन्स्टर अंडरवर्ल्ड से अर्थ पे आते हैं। सब डर के मारे भाग रहे होते हैं और गॉब्लिन सबका पीछा कर रहे होते हैं। तभी कोई आदमी बोलता है, जल्दी से कोई हेल्प के लिए बुलाओ। फिर दूसरा आदमी बोलता है, अरे पागल, अरे पागल हो क्या, अभी उसके लिए टाइम नहीं है। एमसी मन में वो सोच रहा होता है, मुझे भी यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। तभी हमारा एमसी देखता है कि एक छोटी बच्ची भागते भागते गिर गई होती है और रो रही होती है। एमसी जल्दी से उस बच्ची के पास जाता है और बोलता है, तुम रो मत, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। फिर एमसी वहां से जाने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं गोबलिन्स का अटेंशन एमसी की तरफ हो जाता है। फिर एमसी मन में बोलता है, अब तो देर हो गई है, लगता है मैं यहाँ पे ही मरने वाला हूँ। फिर एमसी बोलता है, अरे मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो पूछ रही होती है, क्या तुम दोनों ठीक हो, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी कहानी सुनाने वाला बोलता है, इन मॉन्स्टर्स से सामना करने के लिए कुछ लोग को चूज किए गए द्विस के द्वारा और उनको बोलते हैं द अवेकनर्स। तभी स्टोरी कंटिन्यू होता है जहाँ पर अवेकनर्स आ गए होते हैं और उन्होंने मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। एक लाल बालों वाली अवेकनर बोलती है, अभी तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम सेफ हो हमारे साथ। एमसी उनको देख के खुश हो जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें एमसी को दिखाया जाता है जो अपने बॉस से डांट खा रहा होता है। बॉस बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डील है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना डील किए हुए आने को। अगर वहाँ पे आउटब्रेक हुआ था तो तुम वहाँ से भाग क्यों नहीं गए और मीटिंग मीटिंग के जगह पर क्यों नहीं पहुँच गए। एमसी बोलता है, हाँ बॉस, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तभी हम देखते हैं पीछे दो ऑफिस वर्कर बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है, दोयुक पार्क के साथ क्या हुआ। दूसरा उसको जवाब देते हुए बोलता है, वो जब क्लाइंट से मिलने जा रहा था वहाँ पर आउटब्रेक हो गया था। फिर बॉस एमसी को फाइल मुंह पे मारते हुए बोलता है, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, अगर तुम वापस फेल हुए तो तुम्हारी नौकरी ख़त्म। फिर बॉस एमसी को बोलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट आज रात तक साइन करके मुझे रिपोर्ट करो। एमसी बोलता है, यस सर। फिर एमसी उसके दोस्त के साथ बात कर रहा होता है, ये बॉस पागल हो गया है क्या, मुझे कैसे पता होगा कि वहाँ आउटब्रेक होगी। एमसी बोलता है, भाई यार, मुझे भी अवेकन बनना है और कुछ पैसे कमाने हैं। फिर एमसी का दोस्त बोलता है, क्या तुम वापस इस बात पर बात करना चाहते हो। एमसी बोलता है, क्यों नहीं, अच्छा होता कि मैं भी अवेकन बन जाता, जैसे मेरी फेवरेट गेम में है। वो मेरा डीएनएफ ही अकेली ऐसी गेम है जिसमें मैं अच्छा हूँ। क्या तुम्हें लगता है ऐसा कुछ पॉसिबल भी है। एमसी बोलता है, हाँ तुम सही हो, मैं भी कौन सी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा हूँ। एमसी का दोस्त बोलता है, वो तुम्हारी बस आ गई। फिर एमसी वहाँ से, अभी मुझे जाना पड़ेगा, कल मिलते हैं, ऐसा करके चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है, शाम को 6 बजे एमसी मीटिंग प्लेस पे पहुंच जाता है और बोलता है, ये जगह इतनी दूर क्यों है। बॉस मुझे एक और चांस नहीं देंगे, अगर मैं ये डील नहीं किया तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना ही होगा। तभी पूरी ज़मीन हिलने लगती है। एमसी बोलता है, अर्थक्वेक नहीं, ये रुको, ये तो आउटब्रेक है। मैं कितना अनलकी हूँ यार, दूसरी बार हो रहा है आज मेरे आज के दिन।
तभी सिक्योरिटी ऑफिसर एमसी को चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। तभी क्रैक्स में से बहुत सारे गॉब्लिन एमसी के पीछे पड़ जाते हैं। एमसी बहुत तेजी से भाग के जा रहा होता है। तभी एक गॉब्लिन एमसी का बैग पकड़ लेता है। फिर एमसी उस गॉब्लिन से उसके मुंह पे पंच मार के बैग छुड़ाना की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लाइफ से भी ज़्यादा मैटर करती है। और फिर बोलता है, तभी उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए गॉब्लिन एमसी के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड एमसी को कॉलर से पकड़ के पीछे खींच लेता है और वो इलेक्ट्रिक फैंस को ऑन कर देता है, जिससे सारे गॉब्लिन्स को शॉक लगता है। फिर गार्ड बोलता है, ये फैंस थोड़ी देर तक इन्हें रोक देगी, अवेकनर्स यहाँ पे आने पहुँचने ही वाले होंगे। तभी हम देखते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच जाती है। उसमें से अवेकनर्स निकल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है। दूसरी अवेकनर बोलती है, तो क्या हुआ, ये तो है तो बस एक गोबलिन ही ना। फिर उस टीम का टीम लीडर चिल्ला के बोलता है, हे लिटिल गोबलिन्स चलो आ जाओ। फिर हम देखते हैं वो टीम गॉब्लिन्स के साथ लड़ाई कर रही होती है। गॉब्लिन्स उनके ऊपर भी अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब मिलके वो सारे गॉब्लिन्स को ख़त्म कर देते हैं। एमसी बोलता है, अवेकनर्स बहुत कूल होते हैं। फिर एमसी अपना ब्रीफ केस ढूंढने लगता है। अवेकनर में से एक बोलता है, हे मिस्टर अभी बाहर मत आओ, अभी अभी हमने क्लीनिंग करना शुरू किया है। एमसी बोलता है, सॉरी लेकिन मैं कुछ ढूंढ रहा था। फिर इस टीम का लीडर एमसी को बोलता है, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? एमसी बोलता है, हाँ वो मेरा है, थैंक यू। लीडर बोलता है, कोई बात नहीं, ये हमारी ड्यूटी है अवेकनर्स की, लोगों की मदद करना। ओनली दूस के द्वारा चूजन लोग ही के पास ही पावर्स है जिससे हम जस्टिस कर सकते हैं। उस टीम का एक बंदा बोलता है, टीम लीडर वापस शो ऑफ करने लगे, क्या कहते हो, बेट लगाओगे मेरे साथ के लीडर इस बार कितनी देर तक शो ऑफ करेंगे? तभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती सुनाई देती है। एक बड़ा सा गॉब्लिन जिसने दो अवेकनर्स को मार दिया है। तभी वो मॉन्स्टर रोर करता है। लीडर एमसी को बोलता है, जल्दी से कवर में जाओ। एमसी बोलता है, लेकिन मैं मूव नहीं कर सकता, उस रोर की वजह से मेरे पैर पेट्रीफाइड हो गए। लीडर बोलता है, जैसे ही तुम पेट्रिफिकेशन से छूट जाओ तभी यहाँ से भाग जाना। फिर लीडर बोलता है, जो अभी लड़ सकता है वो मेरी मदद करो, तब तक के लिए मैं इस टाइम डिले करता हूँ। फिर हम देखते हैं लीडर उस गॉब्लिन तभी हम देखते हैं उस लीडर को गॉब्लिन ने बहुत आसानी से मार दिया होता है। वो देखकर सब भागने लगते हैं और बोलते हैं, उसने लीडर को एक इंस्टेंट में मार दिया, हम इसके कोई मैच नहीं है। फिर वो गॉब्लिन एमसी को गुस्से से देख रहा होता है। एमसी मन में बोलता है, क्या मैं अभी मरने वाला हूँ? अभी मरना नहीं है मुझे। तभी वो गॉब्लिन एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी के ऊपर जैसे ही अटैक करना वाला होता है तभी हमें सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है। सिस्टम विंडो बोल रहा होता है, ड्यूक पार्क तुम अवेकनर बन चुके हो, तुम्हारी एबिलिटीज डीएनएफ गेम रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। एमसी शॉक होते हुए बोलता है, क्या मैं अवेकनर बन गया? सिस्टम विंडो बोलता है, अभी सिस्टम होस्ट ड्यूक पार्क में इम्प्लांट किया जा रहा है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर या गॉब्लिन वापस एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और बोलता है, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट की लाइफ डेंजर में है, इसलिए टेम्पररी होस्ट की बॉडी को कंट्रोल किया जाएगा। तभी हम सिस्टम एमसी को कंट्रोल करके मैजिक मिसाइल अटैक कर देता है। बाकी जो अवेकनर्स है वो बात कर रहे होते हैं कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान था ना, ऐसा लगता है कि वो अभी अभी अवेकनर हुआ है। सिस्टम एमसी को कंट्रोल करके गॉब्लिन के पीछे जाके मैजिक कास्ट कर देता है और बोलता है, बर्निंग हैंड्स। तभी हम बहुत सारे धमाके देखते हैं, तो भी गॉब्लिन को कुछ ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं होता। फिर वापस गॉब्लिन एमसी के ऊपर अटैक करने को आता है। तभी एमसी शील्ड कास्ट कर देता है, जिससे वो अटैक को विथस्टैंड कर लेता है। फिर एमसी बहुत स्पीड से पीछे जाके एक स्वॉर्ड उठा लेता है और मैजिक कास्ट करते हुए एन्चेंटमेंट वेपन कर देता है। फिर एमसी बहुत स्पीड से गॉब्लिन के तरफ जाने लगता है और एमसी उस गॉब्लिन को अटैक करते आर पार हो जाता है, जिससे उस गॉब्लिन का खात्मा हो जाता है। फिर सिस्टम बोलता है, डेंजर ख़त्म हो गया है, होस्ट को वापस अपनी बॉडी कंट्रोल करने को दिया जा रहा है।
फिर बाकी अवेकनर्स ये देख के शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो डुअल पावर्स के साथ अवेकन हुआ गया है। 21 साल पहले यहाँ 2000 रहस्यमयी टावर दुनिया भर की राजधानियों में दिखाई दिए थे। ये टावर मानवता के लिए अज्ञात सामग्री से बने थे। कहा जाता है कि वे एक पारलौकिक प्राणी द्वारा बसे हुए थे जिसे देव कहा जाता है। अधिकारियों ने अब टावरों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि टावरों के बारे में सभी प्रकार के हास्य प्रसारित हो रहे थे, जहां दुनिया भर में बड़े पैमाने पर प्रकोप थे, ताकि देव द्वारा चुने गए लोग नई शक्तियों के साथ जाग सकें। और 21 साल बाद यहाँ 2021 वर्तमान दिन है। दुनिया जागृत लोगों के लिए समृद्धि का युग देखती है। मैं पाक एक जागृत व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लिया है। उस जैकेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि कल जो हुआ वह कोई सपना नहीं था। खतरा समाप्त हो गया, शरीर पर नियंत्रण जागृत हो गया और कौशल मूल स्थिति में लौट आए। मैं इसे क्यों पकड़े हुए हूँ? मैं अभी एक गॉब्लिन द्वारा मारे जाने वाला था। क्या यह अभी भी जीवित है? क्या मैं सचमुच जाग गया और इसे मार दिया? गोब्लिन के खिलाफ आपका जादू कमाल का था। मुझे खेद है, लेकिन क्या आपका मतलब है कि आपके कौशल मंत्रों के साथ बेजोड़ हैं और सबसे ऊपर आप इतने विनम्र हैं कि आपको सर के साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है? रुको, क्या हमें पहले इन चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? हताहत हुए हैं। ओह, ये हमेशा होता है। प्रकोप स्थलों पर लोगों का मरना आम बात है। वैसे हमारा गिल्ड मास्टर मर चुका है। क्या तुम हमारा नेतृत्व कर सकते हो? तुम हमारे जैसे कमजोर जागरूक लोगों और सदस्यों के लिए एक महान नेता बनोगे। वही लोग जो अपने गिल्ड मास्टर की मृत्यु पर दुखी थे और मुझे छोड़ गए थे, अब मुझे बता रहे हैं कि यह सिर्फ रोज की घटना है। कुछ ठीक नहीं है। पहले मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए। कृपया हमारे साथ जुड़िए। हम आपसे विनती करते हैं। ठीक है, सब कुछ वहीं रोक दीजिए। आपको KMMA के आदेशों का पालन करना चाहिए। अब आप यहाँ पहले से ही हैं। आप लोग कभी इतने तेज नहीं होते। ये KMMA यहाँ है। भगवान का शुक्र है 21 साल पहले जागृति के उद्भव के जवाब में लाभ चाहने वाले गिल्ड के साथ साझेदारी में गठित सरकारी एजेंसी अपने नागरिकों की सुरक्षा मंत्रालय और जागृति के बीच व्यवस्था बनाए रखना, यही KMM की भूमिका है। हम सामान्य से पहले आ गए हैं क्योंकि इस प्रकोप में एक उच्च रैंकिंग वाला राक्षस था। KMMA कर्मचारी यूनसू लीव यहाँ पर मौजूद 2 अन्य व्यक्ति अब इस ओर आ रहे हैं। गुरुजी, अब हम क्या करें? हमें उसके पीछे भागना होगा। हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? क्या आपको वाकई पूछना होगा कि क्या उन्हें वश में किया गया है? क्या हमें उसे भी बुलाना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम उसे फिर से देखेंगे। अब मैं क्या करूं? बॉस मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। अगर मैं उसे बताऊं कि मैं किसी प्रकोप के कारण असफल हुआ हूं तो जो पहले ही हो चुका है उस पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना चाहिए कि मेरी जागृत शक्तियां क्या हैं, क्योंकि मुझे एक जागृत व्यक्ति के रूप में जीवित रहने की आवश्यकता है। मुझे पूरा यकीन है कि उसने कहा कि मेरे पास किसी खेल से क्षमता थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं स्थिति की जांच कर सकता हूँ। मुझे इसे अच्छा कहने की भी आवश्यकता नहीं है। इसे सभी अवस्थाओं में देखें। 5 आंकड़े 3 शारीरिक रक्षा, जादुई रक्षा। यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? कक्षाओं का ये संयोजन उस गेम में मेरा पहला चरित्र नहीं था, DNF। इसलिए मेरे पास मेरे DNF चरित्र के समान 3 वर्ग हैं। मैंने सुना है कि 2 वर्गों वाले लोग भी गिल्ड के साथ सुपर और उच्च भुगतान वाले अनुबंध हैं, लेकिन ट्रिपल जागृत हैं। ये बहुत बढ़िया है। अरे वहां शांत हो जाओ। माफ करना, अभी उस कालकोठरी में लड़ना खतरनाक होगा। बहुत से जागृत लोग अपने नए दिनों में ही मर जाते हैं। इसलिए मुझे पहले अपने कौशल का निर्माण करना होगा। मैं बिना किसी जोखिम के कुछ पैसे कैसे कमा सकता हूँ? बिना लड़े पैसे कमाने का कोई तरीका? ये सही है। यांत्रिक मंत्र प्रतिकृति स्तर अधिकतम। मुझे अब परीक्षण करना चाहिए। मैं इस गिलास से शुरू करूंगा। ओ नोबल और चमत्कारी शक्तियां इस प्रतिकृति को सफलतापूर्वक दोहराती हैं। आकार और वजन पूरी तरह से दोहराया जाता है। ये कौशल खेल संस्करण का एक उन्नत रूप है क्योंकि प्रतिकृति परीक्षण सफल रहा था। अगला एक खजाना शिकार है, या मुझे कहना चाहिए कि आर्टिफैक्ट शिकार। 2000 में बड़े पैमाने पर प्रकोप और पुरानी, प्राचीन और पुरानी वस्तुओं में आयामी शक्तियों की ऊर्जा का अवलोकन शुरू हुआ। इन कलाकृतियों को उनकी शक्ति के आधार पर अलग अलग रैंक दी जाती है। दुर्लभ रैंक या उच्च रैंक की वस्तुओं की कीमत 10 मिलियन वॉन से अधिक बताई जाती है। यदि कोई विचित्र वस्तु अचानक एक कलाकृति बन जाती है जिसमें विशेष शक्ति या क्षमताएं आ जाती हैं,
तो यह उसके मालिक के लिए एक जैकपॉट की तरह होता है। हमारे पास कई प्राचीन वस्तुएं हैं, लेकिन सौभाग्य से मेरे लिए कोई भी जागृत नहीं था और जो कलाकृतियों का मूल्यांकन कर सके। मेरे पास मूल्यांकन मंत्र पहचान है, जिसका मैंने अक्सर डीएनएफ में उपयोग किया है। हम यहाँ हैं सर, इसलिए मैं जिस स्थान पर गया वह निकटतम प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी। चलो इस कलाकृति की खोज शुरू करते हैं। 3 घंटे बाद मुझे लगा कि ऐसी कोई वस्तु वास्तव में मौजूद हो सकती है। मैंने अभी जैकपॉट मारा है। मुझे अंगूठी के अलावा कुछ अन्य कलाकृतियां भी मिली। मुझे अब वापस लौटना चाहिए क्योंकि आप काफी पहले उठने वाले हैं सर। बस सोचा कि मैं अपना दिन इसी काम में बिताता हूँ, लेकिन मुझे हरकतों को इकट्ठा करना बहुत पसंद है। क्या तुम्हें पता है कि अभी समय क्या हो रहा है? तुम अभी तक काम पर क्यों नहीं आए? ओह, क्या अब समय आ गया है? जो भी हो, मैं अब ऐसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ जो कर्मचारियों की सुरक्षा की परवाह नहीं करती। आपने क्या कहा? क्या आपको अब अपना वेतन नहीं चाहिए? क्या आपको लगता है कि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, जैसा कि हम करते हैं? खैर, काम का बोझ नियंत्रित है, कोई छुट्टी नहीं है और हम सप्ताहांत पर भी काम करते हैं। मैं जो भी काम छोड़ता हूँ, मुझे एक ब्रेक दे दो। अब जब ये सब ठीक हो गया है, तो मुझे घर जाकर यह सामान बेचना चाहिए। तुमने अभी क्या कहा? मेरे मुंह पर फिर से कहा। मैंने कहा कि अपनी दयनीय शक्तियों के बारे में शेखी मत बघारो। तो क्या तुम सिर्फ एक मामूली कंधे की चोट के लिए लड़ाई करना चाहते हो? अगर तुम किसी को मारते हो, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं सिर्फ एक मामूली चोट के लिए माफी नहीं मांगूंगा। सिर्फ एक मामूली चोट? क्यों तुम छोटे? यह क्या है? क्या हो रहा है? हमें इन दोनों से दूर रहना चाहिए। हाँ, अच्छा विचार है। जागरूक लोग सड़क के उस पार लड़ रहे हैं। आशा है कि हम गोलीबारी में न फंसें। बस इतना ही। तुम छोटे कमीने। मजेदार यही मैं बात कर रहा हूँ। अवेकेंस के बीच लड़ाई नियमों का उल्लंघन है। अवेकेंस की आचार संहिता को ध्यान से पढ़िए। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। वाह, वो बहुत अच्छी है। आप इतनी सुंदर हैं। वो कौन है? आपको नहीं पता कि आप यूनिसोली के एमएमएस की बी रैंक की अधिकारी हैं। मैंने उन्हें पहली बार व्यक्तिगत रूप से देखा है। वो बहुत सुंदर हैं। वो बहुत खूबसूरत हैं। अरे, आप काले ट्रैक सूट और भारी दिखने वाले प्लास्टिक बैग में हैं। रुको, वह बस मुझे फोन करती हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ हैं। यह मैं हूँ। आपका खोया हुआ सामान लेने आया हूँ या हमारे पास केवल तत्काल प्रति है? माफ कीजिए। ओह, ये ठीक है। तो मेरा सामान यहाँ कहाँ है? ये वह ब्रीफकेस है जिसे आप कल पीछे छोड़ गए थे। माफ कीजिए, हमें मालिक को खोजने के लिए आपके बैग की तलाशी लेनी पड़ी। कोई बात नहीं, आपको इसे वापस करने के लिए जांच करनी थी। अच्छा, चलो मुख्य विषय पर चलते हैं जो हमने कल गवाह से जाना। ऐसा लगता है राक्षस को साइट पर जागने वाले 2 लोगों द्वारा हराया नहीं जा सकता था। मेरा मानना है कि वास्तव में तुमने ही मारा है, यही गवाहों ने बताया है। क्या इसीलिए आप मुझे भर्ती करने के लिए ढूंढ रहे हैं? आपको भर्ती करना मेरा लक्ष्य नहीं है, लेकिन आपको एक जागृत के रूप में पंजीकरण करना होगा। यदि आप एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो मैं आपको विकास पर शुरू करवा दूंगा। फिर ठीक है, धन्यवाद। विकास समाप्त हो गया है। कृपया अपने सामान को इकट्ठा करें और फ्रंट डेस्क पर प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। आप वहां बैठ सकते हैं। ठीक है, परिणाम अभी आ रहे हैं। मैं उन्हें जल्द ही आपको समझाता हूँ। मैं क्यों चिंतित हूँ? तो इस बारे में क्या गलत है? क्या मैंने मानक नहीं बनाया? ओह, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ देखें। यह आपका पंजीकरण स्वीकृत हो सकता है। आप यहाँ से पास हुए। श्री पाक, धन्यवाद। मुझे आशा है कि एक जागृत व्यक्ति के रूप में आपका भविष्य सुचारू रूप से चलेगा। सुनिश्चित करें कि आप जीवित रहें। वो अंतिम टिप्पणी थोड़ी डरावनी थी। निकास पीछे है। सुशीली, आप उस व्यक्ति के प्रति इतनी दयालु क्यों हैं जिसमें बहुत अधिक संभावना नहीं है? मैं उसके बारे में उत्सुक हूँ। ये सिर्फ एक जिज्ञासा है। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपना एवोल्यूशन टेस्ट करके बाहर आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि बाकी गिल्ड रिक्रूट कर रहे होते हैं अवेकनर्स को। फिर एमसी मन में बोल रहा होता है कि गिल्ड्स अभी से ही न्यूबीज़ को रिक्रूट कर रहे हैं और अच्छा है कि मेरे ऊपर किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के भी बैड साइड में नहीं आना। उनको ऑफर को डाउन करके मुझे सिर्फ कुछ पैसे कमाने हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है
हमें एमसी का अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी अपना रेप्लिकेशन मैजिक अपने रिंग के ऊपर कर रहा होता है, लेकिन बार बार करने पे भी रेप्लिकेशन फेल हो रहा होता है क्योंकि प्लेयर वो बस सिस्टम बोल रहा होता है प्लेयर का लेवल बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ये चीज़ रेप्लिकेट नहीं हो सकती। फिर एमसी बोलता है लगता है ये रेयर ग्रेड का आइटम है, इसलिए अभी तक मैं इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो फिर बाकी 3 आर्टिफैक्ट्स का क्या? फिर हमारा एमसी वो जो रेयर ग्रेड का रिंग होता है वो पहन लेता है और बोलता है कि बाकी सबको मैं रेप्लिकेट करके ऑक्शन दे दूंगा। फिर हमें कहानी सुनाने वाला बोलता है ड्यूस नेट 21 साल पहले बहुत सारे अवेकनर्स अपीयर हुए थे पूरे दुनिया में। ड्यूस नेट एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहाँ पे तुम कोई भी चीज़ खरीद सकते हो और बेच सकते हो, चाहे वो कोई भी डंजन के बारे में इंफो हो या कोई आइटम हो या कोई आर्टिफैक्ट हो, और वहाँ पे बहुत सारे ऑक्शंस भी होते हैं। इसके बाद हमें एक रैंडम अवेकनर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है राई, और वो गनर टेप अवेकन होती है और वो बोलती है एक इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट मिला है मुझे, और बोलती है ये कॉमन डेली ऑब्जेक्ट है और इसका आर्टिफैक्ट बनना बहुत ज़्यादा रेयर है और ये विजडम को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर देता है। नॉर्मली विजडम को बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे को इसको बाय करना ही पड़ेगा। फिर वो बोलती है बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है लेकिन मेरे को भी इसको ख़रीदना ही है, इसलिए फिर वो ऑक्शन में बिड कर देती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है सियोल यूक्साम स्टेशन में, जहाँ पे हमें वाइट लोटस गिल्ड बिल्डिंग दिखाई जाती है टॉप ऑफिस में, और एक लड़की बात कर रही होती है और बोल रही होती है मैं कब से मॉनिटर कर रही हूँ ड्यूस नेट पे ट्रांजैक्शंस में, और तुमको पता है मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। फिर हमें वहाँ पे एक बैठा हुआ आदमी दिखाया जाता है, वो होता है इनहान कांग, गिल्ड मास्टर ऑफ लोटस गिल्ड, नंबर 1 गिल्ड ऑफ कोरिया। तुम्हें क्या इंटरेस्टिंग मिला है मुझे भी बताओ। फिर वो लड़की बोलती है एक अवेकनर ने सेम टाइम पे 2 आर्टिफैक्ट्स को सेल करने के लिए रखा है, एक रेयर ग्रेड का है दूसरा नॉर्मल ग्रेड का है। इस बात पे कांग बोलता है शायद वो मर्चेंट हो सकता है। फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो होती है डिप्यूटी गिल्ड मास्टर ऑफ द वाइट लोटस गिल्ड। नहीं, ये एक नया यूज़र है जिसकी भी कोई भी सेल्स हिस्ट्री नहीं है, और तुमको पता ही है कि ईच अवेकन को एक लाइसेंस मिलता है जिसका एक ही यूज़र नेम होता है, जिसको सेकंड बार नया यूज़र नेम बना नहीं सकते। फिर कांग बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो मुझे साफ साफ बताओ। फिर वो बोलती है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि 30 डंजन्स में भी एक आर्टिफैक्ट को ढूंढना मुश्किल है। फिर ये बात पे कांग बोलता है तो तुम्हें लगता है कि ये जो डीलर है उसके पास एक हिडन टैलेंट है जो ट्रेजर्स फाइंड कर सकता है। डिप्यूटी गिल्ड मास्टर बोलती है मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टिफैक्ट जो डंजन में से निकलते हैं वो ड्यूस मार्केट में बेचे जाते हैं, और जो चीप होते हैं चीप ग्रेड के आइटम्स होते हैं वो ड्यूस नेट पे बेचे जाते हैं। और अगर ये अवेकनर दोनों रेयर और नॉर्मल ग्रेड के आइटम्स को बेच रहा है तो ये एक नॉर्मल अवेकनर नहीं हो सकता। हाँ तुम सही बोल रही हो क्योंकि सबको इतने अच्छे आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते। तो ठीक है, स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट को अलर्ट करो और इस पर्सन के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करो। फिर इस पे डिप्यूटी गिल्ड मास्टर बोलती है समझ गई बेब। फिर हमारा सीन चल जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर पुशअप्स मार रहा होता है गार्डन में, और वो बोल रहा होता है कि 49 48 क्योंकि उसको 50 पुशअप्स मारने होते हैं उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और उसका लेवल विज़ार्ड में 11 हो जाता है और वो क्लास 2 का विज़ार्ड बन जाता है। मुझे लगा नहीं था कि ये काम करेगा, ये अच्छा है कि मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया जैसे कि ये गेम हो, और मैंने सारे स्टेट पॉइंट को मुझे जैसा चाहिए था वैसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी का स्टेटस पैनल जहाँ पे रैंक होती है F, मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है 5, फिजिकल स्ट्रेंथ होता है 64, विजडम होता है 27, मैजिक होता है 154, एजिलिटी होता है 14, लक होता है 5, चार्म होता है 3 एंड फिजिकल डिफेंस होता है 1 एंड मैजिक डिफेंस भी होता है 1। मैं स्लोली सीख रहा हूँ एक सर्वाइवल स्पेल कास्टर बनने का। तो चलो देखते हैं कैसा रहेगा कि मुझे विज़ार्ड की सिग्नेचर एक्टिवेशन स्पेल या कंसंट्रेशन स्पेल मिल जाए। तो मुझे ये दोनों स्किल्स चाहिए क्योंकि अगर मेरे ऊपर कोई मॉन्स्टर अटैक करे तो मैं उधर से डॉच कर सकूं, क्योंकि मॉन्स्टर वेट तो नहीं करेगा ना मेरा स्पेल कास्ट करने तक।
और ये दोनों स्किल्स DNF में भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट थी। और ये स्किल्स पाने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस करना। फिर हम देखते हैं MC दौड़ते दौड़ते ही अपना स्पेल कास्ट करने लगता है, लेकिन वो बार बार फेल होने लगता है। लेकिन फिर MC बोलता है कि ऐसा नहीं है कि पहले ट्राई में सब कुछ हो जाएगा, इसलिए वो बार बार ट्राई करते करते रहता है। लेकिन हमारा MC बार बार वो स्पेल कास्ट करता है, लेकिन वो बार बार फेल हो जाता है कंसंट्रेशन ना होने की वजह से। और वो MC बोलता है मैंने इसको 20 बार कर दिया है, लेकिन तब भी मैं पास नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं 2 बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं और एक बंदा बोल रहा होता है कि वो बंदा अभी कब से दौड़ रहा है, लेकिन वो अभी तक थका है नहीं। फिर वो दूसरा बंदा बोलता है देखो वो बॉल की तरफ ध्यान दो। फिर वो दूसरा बंदा बोलता है जल्दी से जाके बॉल लेके आ जाओ। फिर जैसे ही वो बंदा बॉल लेने के लिए रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसके तरफ आ रहा होता है और एक दूसरा बंदा उसको चिल्ला के बोल रहा होता है उधर बहुत ज़्यादा डेंजर है, जल्दी वहाँ पे देखो ट्रक आ रहा है। जैसे ही हमारा MC वहाँ पे देखता है, फिर जल्दी से वो दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते बोल रहा होता है कि डैम इट, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा टाइम से। फिर हमारा MC दौड़ते दौड़ते ही अपना स्पेल कास्ट करने लगता है और स्पेल कास्ट करके बोलता है आर्मर। अब तक हमने देखा चैप्टर 4 में कि हमारा मेन कैरेक्टर एक बच्चे को बचाने के लिए दौड़ के अपना स्पेल कास्ट करने लगता है, और जैसे ही बच्चा ट्रक से टकराने वाला होता है वैसे ही हमारा MC बीच में आ जाता है और आर्मर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारे MC सक्सेसफुली वो ट्रक को रोक देता है। लेकिन उसको ज़रा सी खरोच आ जाती है। फिर हमारा MC मन में बोलता है क्या आर्मर फुल्ली तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ था। फिर MC पीछे मुड़ के बोलता है हे बच्चे, क्या तुम ठीक हो। वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है क्या आप सुपर हीरो हो। लेकिन तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है अब आप एक्टिवेशन स्पेल को यूज़ कर सकते हो। और ये स्किल की खासियत ये होती है कि आप मोशन में यानी दौड़ते दौड़ते भी आप स्पेल कास्ट कर सकते हो। फिर वो बच्चा MC को बोलता है मैं तो ठीक हूँ, आपका क्या। फिर हमारा MC बोलता है मैं तो ठीक हूँ, अच्छा लगा कि तुम भी ठीक हो। तभी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अभी वो आवाज़ किस चीज़ की थी। फिर दूसरा आदमी बोलता है अरे देखो उधर तो एक एक्सीडेंट हुआ, जल्दी से 911 पे कॉल करो। फिर हमारा MC अपना नाम बताते हुए बोलता है मेरा नाम पार्थ देवसुख है और हाँ तुम सही हो, मैं सुपर हीरो हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना, ये हमारा एक छोटा सा सीक्रेट है। फिर वो बच्चा बोलता है हाँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और फिर हमारा MC अगली बार से ध्यान रखना, ऐसे करके फिर वहाँ से वो चला जाता। फिर वहाँ पे जितने बंदे होते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है अरे रुको वो भाग क्यों गया। फिर दूसरा बंदा बोलता है मुझे नहीं लगता उसके पास कोई भी रीज़न था भागने का। फिर एक बंदा वो बच्चे को पूछता है हे बच्चे, क्या तुमको पता है वो कौन था। लेकिन वो बच्चा बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं पता, और मेरे को तो उनका नाम भी नहीं पता और कुछ भी नहीं। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारा MC कैसे के साथ बात कर रहा होता है और वो दूसरा बंदा बोलता है आपका पैकेज वेरीफाई हो गया है और कमीशन फ़ी के साथ फाउंटेन पेन का 1.08 बिलियन वॉन और बेल्ट का 450 मिलियन वॉन अभी हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, प्लीज़ आप अपने अकाउंट को चेक कीजिए। फिर हमारा MC उसके बैंक अकाउंट को खोल के चेक करता है और देखता है कि उसके पास 1.53 बिलियन वॉन आ गए होते हैं। फिर हमारा MC बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मन में बोलता है मेरे अकाउंट में कभी भी 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं थे और अभी मेरे पास 1.5 बिलियन आ गए हैं। फिर हमारा MC बोलता है मैंने कंफर्म कर दिया है और मेरे अकाउंट में सेफली 1.53 बिलियन वॉन आ गए हैं। फिर उन दोनों में से एक जवाब देते हुए बोलता है आपका शुक्रिया हमारे साथ बिज़नेस करने के लिए, और ये जो 2 आर्टिफैक्ट्स है वो हम सेफली बायर्स को डिलीवर कर देंगे। आपका शुक्रिया हमारे साथ काम करने के लिए, गुड बाय सर। ऐसा करके वो दोनों चले जाते हैं। फिर हमारा MC बोलता है आज बहुत कुछ हुआ, क्या मैं घर पर जाते जाते कुछ खाते जाऊँ क्या। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारा MC बस स्टेशन के बाहर खड़ा होता है और देखता है कि कौन सी बस वैकेंट स्ट्रीट में जाने वाली है, और वो बोलता है हाँ ये बस नंबर 30 15 मिनट में आने वाली है। तभी हम देखते हैं कि पूरा ज़मीन कांपने लगता है और हमारा MC मन में बोलता है अरे रुको, ये तो
अनदर आउटब्रेक है जहाँ पे डायमेंशनल गेट्स ओपन होते हैं। फिर हम देखते हैं एक आदमी डर के मारे नीचे गिर गया होता है। फिर हमारा एमसी उसको पूछता है क्या तुम ठीक हो? फिर वो आदमी जवाब देते बोलता है ऊपर देखो तुम्हारे ऊपर। फिर जैसे हमारा एमसी ऊपर देखता है, हम देखते हैं कि पूरा जो स्काई होता है उधर क्रैक पड़ गया होता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा तीरों के अटैक हो जाते हैं। फिर हमारा एमसी वो तीरों को बड़े आसानी से तेज़ी से डॉज कर लेता है। फिर हम देखते हैं वो तीर इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो पूरे ज़मीन को क्रैक कर देती है। फिर हमारा एमसी मन में बोलता है ये जो एरोज़ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये जिसने भी मॉन्स्टर किया है वो कोई भी ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं होगा। तभी हम देखते हैं वो क्रैक में से कोई चीज़ बाहर आ गई होती है। फिर हमारा एमसी मन में बोलता है अरे एक सेकंड रुको, ये सिमिलर फेस और ये गोगल्स और ये छोटे से हाथ और ये छोटे से पैर और ये जो वेपन जो क्राफ्ट्समैनशिप से बना हुआ है, हाँ मैं इन क्रिएचर्स को फ़न के लिए डीएनएफ में पकड़ा करता था। मैं पहचान गया ये कौन है, ये है ग्नोम। पिछले चैप्टर में हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल गया था कि वो क्रैक में से जो भी मॉन्स्टर निकला वो ग्नोम है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे लड़ने के लिए तैयार होता है तभी उन दोनों को कोई बुलाता है और बोलते हैं तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ। हम देखते हैं कि एक लड़की, वो भी एक अवेकनर होती है, वो लड़ने के पोज में आ जाती है और जैसे ही वो लड़ने के लिए आती है तभी हम देखते हैं कि वो जो ग्नोम है वो अपने साथियों को भी बुला रहा होता है। फिर जैसे ही वो अपने साथियों को बुलाता है उसके पीछे और उसके 3 ग्नोम्स या उसके 3 सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सारे क्रॉसबो से उस लड़की के ऊपर फायर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो तीर हमारे ये लड़कियों को लगने वाले होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर उसकी स्पेल कास्ट करके उस शील्ड से बचा लेता है जैसे तैसे करके। फिर वो लड़की बोलती है क्या इसने मेरे को वो एरोस से बचाया? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि डिस्ट्रैक्ट मत हो और आगे देखो। जैसे ही एमसी ये बात बोलता है तभी वो जो ग्नोम है वो लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़की जैसे तैसे करके अपने हाथों से वो अटैक को रोक लेती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्पेल कास्ट करके बोलता है मैजिक ऑफ बैलेंस एंड प्रेसिजन प्रोटेक्टाइल्स मैजिक मिसाइल। हम देखते हैं एमसी की जो मैजिक मिसाइल है वो जाके ग्नोम को लगते हैं और उसके छींतड़े उड़ जाते हैं और फिर वो मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वो लड़की से बोलता है इधर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम पीछे हट जाओ। फिर वो लड़की बोलती है नहीं मैं भी एक अवेकन हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ फ़ाइट करूँगी। फिर हमारा एमसी बोलता है शायद तुम ये देखने के बाद तुम्हारा ख्याल बदल जाएगा। तभी हम देखते हैं वो क्रैक में से बहुत ज़्यादा बड़ा ग्नोम बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो लड़की को घूर के देखता है वैसे ही उसकी जो बॉडी है वो पूरी पेट्रीफाइड हो जाती है यानी जम जाती है। फिर वो लड़की शॉक हो जाती है। फिर वो पूछती है कि ये क्या है? फिर हमारा एमसी उसके जवाब में बोलता है ये एक टॉप टायर की स्किल है जो टॉप टायर मॉन्स्टर ही कर सकते हैं, जिससे तुम्हारी बॉडी एकदम जम जाएगी। फिर वो लड़की एमसी से पूछती है तुम्हें फ़र्क नहीं क्यों नहीं पड़ रहा इससे? फिर हमारा एमसी उसके जवाब में बोलता है ये स्किल से मैं पहले भी हिट हुआ हूँ। फिर वो लड़की पूछती है तुम्हारा इससे मतलब क्या है? फिर हमारा एमसी वो लड़की को उठा देता है और वो एक सेफ जगह में जाके लैंड करता है। फिर वो लड़की को बोलता है फिर हमारा एमसी वो लड़की को बोलता है जो शील्ड थी वो उसने तुम्हें हार्म होने से बचा लिया, लेकिन तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा फोर्स की वजह से अकड़ गई है, तुम यहाँ पे कुछ देर के लिए रेस्ट करो। फिर वो लड़की थैंक यू बोलती है। फिर हमारा एमसी वो लड़की को बोलता है मेरे को तुम्हारा रेपियर 2 मिनट के लिए मैं बोरो करता हूँ। फिर वो लड़की एमसी से बोलती है वो एरो से ध्यान रखना क्योंकि ये स्वॉर्ड इतनी भी अच्छी नहीं है। फिर एमसी बोलता है हाँ मुझे पता है पर ये भी चल। फिर हमारा एमसी वो तलवार को अप्रेस करता है और उसके सारे के सारे स्किल्स देखता है और फिर लड़ने के लिए चला जाता है। फिर हमारा एमसी दूर से ही गिनने लगता है कि कितने मॉन्स्टर्स है और वो गिनते बोलता है 10 हैमर ग्नोम्स है, 9 आर्चर ग्नोम्स है और एक ग्नोम लीडर है। ग्नोम लीडर ने इतने अच्छे से आर्मर पहना हुआ है, इसकी वजह से मेरे मैजिक मिसाइल भी वो आर्मर के ऊपर काम नहीं करेगी। पहले मैं अदर ग्नोम्स को लिपटा देता हूँ। फिर हमारा एमसी बोलता है वो शील्ड भी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है। फिर हमारा एमसी आसमान में छलांग लगाता है और बोलता है मैजिक मिसाइल, और जैसे वो बोलता है बहुत सारे ग्नोम्स एक एक करके मरने लगते हैं
और फिर हमारा एमसी मन में बोलता है ये मैजिक मिसाइल इतने ज़्यादा भी पावरफुल नहीं है, लेकिन ये छोटे मोटे ग्नोम्स तो लिपट जाएंगे इससे ही। फिर हमारा एमसी दूसरा स्किल एक्टिवेट करता है और बोलता है फेस द लाइट, फियर। और हम देखते हैं एमसी के पीछे बहुत ज़्यादा खतरनाक एंटिटी दिखाई दे रही होती है, जिससे वो ग्नोम्स है वो भी बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं और उनको एक हेल्यूसिनेशन हो रहा होता है अर्थ ड्रैगन का, और उसकी वजह से वो खुद ही अपने आप को मार रहे होते हैं। फिर हमारा एमसी वो स्किल के बारे में बोलता है कि ये जो फियर स्पेल है जिससे हेलुसिनेशंस होते हैं, लेकिन इसके लिए मेरा विजडम लेवल अच्छा होना चाहिए और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है बाकी स्पेल्स से। फिर हमारा एमसी बोलता है अच्छा हुआ कि मैंने फाउंटेन पेन आर्टिफैक्ट को रिप्लिकेट कर दिया था और ये फियर का स्पेल जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, मेरे को जल्दी से जल्दी ये बॉस को लिपटाना पड़ेगा। फिर हमारा एमसी मैजिक मिसाइल्स जला देता है, लेकिन वो शील्ड की वजह से वो ग्नोम को कुछ भी नहीं हुआ होता है। फिर हमारा एमसी बोलता है शायद वो शील्ड मैजिक रेजिस्टेंस है, कोई बात नहीं, दूसरे कई तरीके हैं इसको हराने के। फिर हमारा एमसी एक स्पेल पढ़ने लगता है और बोलता है और डिवाइन प्रोविडेंस ऑफ मदर नेचर अलो में अनबैलेंस स्ट्रेंथ एन्चेंट वेपन। और ये एन्चेंट वेपन से वेपन्स की जो एबिलिटी है वो दुगनी हो जाती है और उससे बफ भी मिलते हैं और क्रिटिकल हिट भी ज़्यादा पड़ता है। और फिर हमारा एमसी अपने फुटवर्क की मदद से बड़ी तेज़ी से मॉन्स्टर की तरफ जाता है और वो जो रेफियर है, जो स्वॉर्ड है, वो उसके सर के आर पार कर देता है। फिर हमारा एमसी बोलता है ये बहुत ज़्यादा शील्ड के ऊपर रिलाई कर रहा था। फिर हम देखते हैं तो भी मॉन्स्टर को ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं पड़ा होता, और फिर उसका जो ऊपर जो आर्मर पहना था हेलमेट, उसका जो आगे का हिस्सा है वो नीचे गिर जाता है। फिर हमारा एमसी कुछ देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ग्नोम का जैसे मास्क गिरा होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, पूरा का पूरा एम्प्टी होता है, लेकिन एक कोर होता है बीचों बीच। और हाँ, ये सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं मिलूँगा आपसे लोन स्पेलकास्टर के चैप्टर 7 में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल एनिमे किंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।